बच्चों, आज अपन पॉलिटिकल में आगे पढ़ेंगे कि हम विविधता को कैसे समझें। हमारे आसपास जो भी विविधता है, भिन्नता है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, है ना। कि हमारा भारत है विविधता वाला देश। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनका खान पान अलग होगा, उनका रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, त्यौहार, सब में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अब हम इस भिन्नता को कैसे समझें, तो करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर। अब हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ नहीं, मतलब कई सालों पहले हमारे यहाँ पे जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार ये सारी सेवाएं नहीं थी, तो क्या हमारा जीवन नहीं रुका हुआ था? नहीं रुका हुआ था। लोग उस समय भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। वे कैसे करते थे? पानी के जहाज़ों में करते थे, घोड़ों पर बैठकर, या घोड़ा गाड़ी, या ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी, या फिर पैदल चलकर अपनी यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? खेती के संबंध में, है ना। खेती करने के लिए अलग अलग दूसरे जंगलों में जाते, वहाँ जंगलों को साफ करते, और खेती करने के लिए और बसने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अब पहले यातायात के रेल, हवाई जहाज, बस ये सब नहीं थे, तो उन्हें यात्रा करने में बहुत लंबा समय लगता था। इसीलिए वे क्या करते थे? एक ही जगह पर लंबे समय तक ठहर कर रह जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, और कई बार ऐसा होता था कि सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, या कभी बाढ़ आ जाती थी और लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो वे फिर नौकरी धंधा करने के लिए या कमाने के लिए अपना गांव या शहर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। उन्हें जब भर पेट खाना तक नहीं मिलता, तो वे नई जगह जाकर बस जाते। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जब वे लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते थे, बस जाते थे, तो उनके रहन सहन में भी परिवर्तन आ जाता था, भिन्नता आ जाती थी। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। तो जब वे नई जगह जाकर रहते थे, तो वहाँ की जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जो अपना भी लेते थे, और कुछ उनकी ऐसी बातें थी जो वे उन्हीं बातों को अपनाए हुए रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। और इसी कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने के कारण उनके भाषा में, रहन सहन में, खान पान में का अंतर आ जाता था। कुछ नई बातें आ जाती थी और कुछ पुरानी ही चलती रहती थी। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। जब वे लोग दूसरे स्थान पर जाकर रहते थे, तो उन लोगों की संस्कृति को वे अपनाते थे और उनकी संस्कृति को वो लोग अपनाते थे, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति का विकास होने लगा। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। और इसी कारण अब हम इतिहास में भी देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, फिर मुग़ल आए, तो मुस्लिम लोगों की जो संस्कृति थी उसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा, और कुछ मुग़लों पर भी हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई,
तो अंग्रेजी जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसका प्रभाव भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह हमारे इतिहास में भी हमें कई तरह के परिवर्तन या विविधता देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। अब पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग होगा, पहनावा अलग होगा, भाषा अलग होगी। और उसी तरह समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन ये सब अलग होंगे। तो ये सब हम देखकर हम समझ जाते हैं कि इनमें विविधता है। तो इस तरह हम तुलना करके हम उनकी विविधता का पता लगा सकते हैं। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। अब शहरों में तो खेत वगैरह होते नहीं हैं, तो वे लोग सारा सामान कहाँ से खरीद कर लेकर आते हैं? बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। ये पूरा लद्दाख है, एकदम ठंडा प्रदेश है ना। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ खेती कम होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पानी भी कम है, बर्फ़ ज़्यादा है, खेती नहीं होती है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। ये देखो पश्मीना शॉल बुनती हुई औरत है ना। ये लद्दाख में एक बकरी पाई जाती है जिससे पश्मीना बकरी होती है, उसकी जो ऊन होती है उससे शॉल बनाई जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापारियों के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ से होकर जो रास्ता निकलता है वो तिब्बत तक जाता है और यहाँ पर व्यापार होता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं और अब यहाँ पर लोग घर बनाकर रहने भी लग गए हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग मानते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो बच्चों, अपन ने यहाँ पर ये लद्दाख के लोगों के बारे में